नमस्कार दोस्तों, घोस्ट स्टोरीज बाय यादव जी पर मैं सूरज यादव फिर से हाजिर हूँ एक और सच्ची और डरावनी कहानी लेकर। सभी पुराने सब्सक्राइबर्स को राम राम और नए व्यूअर्स को नमस्ते। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को। आज की कहानी मुझे भेजी है सुनीता जी ने, जो कि अब दिल्ली में ही रहती हैं। और ये कहानी है 3 परिवारों के बारे में, जिसमें से पहला परिवार को मैं नाम देना चाहूँगा सुमित का परिवार है। एक लड़का है लगभग 18 साल का। और दूसरा जो परिवार है वो है नरगिस का। तो मैं आपको जो एक पूरी कहानी बताऊँगा वो 3 फैमिलीज़ के नाम से बताऊँगा, मतलब इन लोगों के नाम से बताऊँगा कि ये सुमित के परिवार में थे, ये नरगिस के परिवार में ऐसा हुआ और सुनीता जी ने क्या देखा और उनके साथ क्या हुआ। ये 3 अलग अलग परिवार हैं। सुमित का परिवार और नरगिस का परिवार बिल्कुल अगल बगल में रहते थे और सुनीता जी का घर उनसे 1-2 घर छोड़ के था, लेकिन ये 3 परिवार थोड़े आपस में क्लोज ज़्यादा थे, तो इसलिए सुनीता जी को ये इनके घर के बारे में सारी बातें पता हैं, जो कि इन्होंने हमारे साथ शेयर की हैं। और हाँ, कहानी शुरू करने से पहले हमारी वही वाली प्रैक्टिस कि जो मैं आपने सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स के नाम लेने की कोशिश करता हूँ। और आप जानते हैं कि सभी सब्सक्राइबर्स के नाम, जो लोग जिनके अच्छे अच्छे कमेंट्स आते हैं, वो लेने पॉसिबल तो नहीं है, क्योंकि आप लोग इतने अच्छे और इतने सारे और इतने प्यारे कमेंट्स करते हो। लेकिन हाँ, फिर भी कुछ लोगों के नाम लेने तो बहुत ज़रूरी हैं। तो पहला नाम है लोकेंद्र विश्वकर्मा, बबीता सक्सेना, संपा बोस, सोनू खान, दीपक तिवारी, उस्मान खान, कुलदीप सिंह, वासु उत्तराखंड से, रंजन सिंह शिमला से, समझ सिद्दीकी फरीदाबाद से, रूपा सिंह कोलकाता से और ताशु गोयल दिल्ली से। तो ये वो लोग हैं जिनके कमेंट्स इस बार मुझे बहुत अच्छे लगे। और कमेंट्स तो मुझे आप सभी के बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन भाई देखिए, हर बार 8-10 लोगों के नाम ही आ सकते हैं, नहीं तो कहानी आधी से ज़्यादा तो नाम लेने में ही बीत जाएगी। और आप लोगों से एक बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है मेरी कि जब कभी भी आप अपने कमेंट्स में अपने नाम के लिए बोलें तो प्लीज़ अपनी जगह का नाम भी ज़रूर बताएं कि मैं दिल्ली से हूँ, मैं फरीदाबाद से हूँ, मैं हरियाणा से हूँ, जिससे कि आपकी जगह का नाम भी लोग जानें और इससे पता चले कि हमारे व्यूअर्स कहाँ कहाँ तक हैं। तो चलिए एक बात और कर लेते हैं कि कहानी इस बार फिर से लेट क्यों आई। आप तो सोच रहे होंगे कि इसकी आदत बन गई है सूरज भाई की कि कहानी हर बार लेट ही लेके आते हैं। तो आपको शायद याद होगा कि पिछली वाली कहानी में मैंने आपको बताया था कि मेरी वाइफ की तबीयत खराब थी, इस वजह से कहानी नहीं आ पाई। तो मैंने आपको ये नहीं बताया था कि वो तबीयत खराब क्या थी। दरअसल मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और हमारे घर में एक बहुत सुंदर से प्यारे से बच्चे का जन्म हुआ, एक लड़के का, जिसका नाम हमने अनंत रखा है। तो उसकी फ़ोटो आप अभी देख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग इसे अपना आशीर्वाद दें ताकि इसका जीवन सुखी रहे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की कहानी को, जो कि मैं आपको थोड़ा बहुत बता चुका हूं कि इन फैमिलीज़ के बारे में। ये फैमिलीज़ आप समझ लीजिए दिल्ली एनसीआर के आसपास की ही फैमिलीज़ हैं। और ये कहानी आज की नहीं है। जिन सुनीता आंटी ने ये कहानी सुनाई है हमें, जिन्होंने हमें भेजी है व्हाट्सएप पे, उनकी एज आज उनकी जो बेटी है वो लगभग मेरी उम्र की है। तो आप समझ लीजिए कहानी उनके बचपन की है। तो काफ़ी साल, आप समझ लीजिए कि आज से 30-32 साल 35 साल पुरानी कहानी ये है उनकी। और हाँ, एक बात और, आप लोग बहुत गुस्सा हैं मेरे से, मैं समझ सकता हूँ कि व्हाट्सएप पे मैं आपका जवाब नहीं देता हूँ, कमेंट्स में जवाब नहीं दे पा रहा था। तो भाई मैंने उसको आप लोगों को उसकी वजह बता दी कि इस दौरान मैं थोड़ा सा ज़्यादा बिजी था। आप समझ रहे हैं कि कितनी प्रॉब्लम्स होती होंगी। तो आप आज के बाद से आपके व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम, उस पे इंस्टाग्राम पर जितने भी कमेंट्स हैं सबके जवाब बिल्कुल एकदम प्रॉम्प्टली दिया करूँगा, मतलब जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूँगा। तो चलिए वापस आ जाते हैं अब अपनी कहानी पर, जो है हमारा मेन मुद्दा जिसके लिए हम लोग यहाँ पर मिलते हैं। तो कहानी भेजी सुनीता जी ने। अब सुनीता जी को हमारी कहानियाँ बहुत पसंद आती हैं, तो उन्होंने बताया कि जब मैं छोटी थी, जब ये कहानी हमारे आसपास के एरिया में गुजरी। अब जो फैमिली 1 जो मैंने आपको बताई, सुमित की फैमिली,
और दूसरी नरगिस की फैमिली। ये दो नाम बहुत फेमस थे और उनसे ही इनका रिलेशन थोड़ा ज़्यादा था। तो ये कहानी आप एक लालच की कहानी कह सकते हो कि किसी की और की प्रॉपर्टी के लालच में, और वो भी आपके रिलेशन में ना आता हो, खास रिलेशन में ना आता हो, उसकी प्रॉपर्टी हड़पने के चक्कर में किस हद तक गुजर सकता है। तो क्या होता है कि अब बात कर लेते हैं सुमित की फैमिली के बारे में। सुमित की फैमिली में सिर्फ उसके दादा और दादी और सुमित है। किन्हीं कारणों से उसके माता पिता का देहांत बहुत पहले ही हो चुका है जब वो छोटा था, और उसके दादा और दादी ने उसको पाला है। अब दादाजी जो हैं वो कहीं पर सरकारी नौकरी करते हैं और ठीक ठाक बढ़िया कमाई, सब कुछ बढ़िया। इनकी अपनी जो पैतृक संपत्ति है गांव में, ये उस संपत्ति को अपने एक पड़ोसी, आप जानते हैं कि गांव में तो क्या होता है कि आसपास में जितने भी लोग गांव में रहते हैं सब चाचा ताऊ ही होते हैं। आपने वहाँ बहुत कम सुना होगा गांव में कि किसी को अंकल बोलते हुए या कुछ ऐसे, तो सब किसी को चाचा ताऊ बुआ इस तरीके से संबोधित करते हैं। तो इनके बगल वाला जो घर है, जिनको ये सुमित जो है इनके घर में जो है इनको चाचा चाचा बोलता है, तो उनकी फैमिली को ये लोग अपना जो प्लॉट है, लगभग 600 गज का प्लॉट था इनका, बिल्कुल एग्जैक्ट उन्होंने बताया कि 600 गज का ही प्लॉट था, उस प्लॉट को दे आते हैं कि आप एक काम करिए, जब हम तो यहाँ लोग रहते नहीं है तो आप यहाँ पर इसको बरतिए, इसकी देखभाल करिए, साफ सफाई होती रहेगी, हम तो रहते नहीं है वरना फिर इसमें गंदगी इतनी हो जाएगी और आपको भी परेशानी होगी बगल में। तो इस बात को बीत जाते हैं लगभग 12 से 15 साल। अब आप समझिए 12-15 साल कोई आपकी प्रॉपर्टी को बरत रहा है, तो धीरे धीरे उसके मन में क्या हो गया, उनके लालच आ गया कि अब तो ये हमारी ही प्रॉपर्टी है। ये लोग हर साल या फिर 2-3 साल में एक बार जाए भी करते थे, सुमित के परिवार वाले, मतलब सुमित के दादाजी दादी और सुमित, गाँव में घूमने के लिए। तो वहाँ पर पहले कुछ सालों में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे उन्हें लगे कि इनके मन में लालच आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें ऐसा लगता चला गया कि उनके मन में लालच आने लग रहा है। तो अब बात शुरू होती है सुमित के दादाजी की रिटायरमेंट से। वो रिटायर होकर अपने गांव जाते हैं, यहाँ का अपना सारा जो कुछ भी था शहर से अपना समेट कर आदमी लास्ट में अपने पैतृक गांव ही जाना पसंद करता है, तो वो अपने गांव चल देते हैं। वहाँ जाकर क्या देखते हैं कि जो नरगिस का परिवार है वो, उन्होंने इनका जो प्लॉट है, अपने प्लॉट और इनके प्लॉट के बीच की जो दीवार है वो तोड़ दी है, और अब ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा जो प्लॉट है ये नरगिस के परिवार का है। तो इन्हें लगता है कि बहुत कॉमन सी बात है, कोई दीवार वगैरह टूट गई होगी बरसात में, या कुछ कच्ची दीवारें हुआ करती थी आप जानते हैं पहले गाँव में। तो वो पूछते हैं, बोले भाई कैसे ये दीवार कैसे तोड़ दी, क्या बात है, और तुमने ये छोटे मोटे कच्चे कमरे वगैरह और एक्स्ट्रा बना लिए हैं, लग रहा है जानवर वगैरह बांधते हो उसमें अपने। तो नरगिस के जो पिताजी हैं वो बोलते हैं सुमित के दादाजी से कि ऐसा है बाबूजी, अब जब प्लॉट हमारा है तो हम उसमें कहीं भी कुछ भी करें, आपको उससे क्या लेना देना। मतलब अचानक से ही जो आदमी अभी तक इनको इतने ज़्यादा सम्मान से बात किया करता था, वो शायद किसी के बहकावे में आके, किसी के सिखाए में आके कि भाई अब इतने साल से तो प्लॉट तुम्हारे पास ही है, वो कहाँ आ रहे हैं, उन्हें क्या ज़रूरत है, तुम एक काम करो इस प्लॉट को अपने नाम पर करवा लो, किसी को पैसे वैसे दे दाकर अपना काम हो जाएगा आपका। तो शायद उसने ऐसा कहीं छोटी मोटी फॉर्मेलिटीज़ कर भी ली होंगी, लेकिन भाई जिसका प्लॉट है, प्लॉट तो असल में उसी का रहेगा। तो एकदम से उसकी, नरगिस के पिताजी की जब बोली को देखकर एकदम से ये अंकल जी थोड़ा चिढ़ जाते हैं। बोला यार ऐसे क्या बात कर रहे हो, प्लॉट तुम्हारा किसने बोल दिया तुम्हारा प्लॉट है, और हमने कब बेचा तुम्हें। तो बोला आपको याद नहीं है, आपने मुझसे पीछे 1 लाख रुपए लिए थे, तो आपने कागज़ों में मेरे को लिख के दिया था कि ये प्लॉट मेरा है, देखो मेरे पास कागज़ भी अवेलेबल हैं। वो दरअसल झूठे कागज़ वगैरह बनवा के रख लेते हैं उस टाइम। तो भाई 600 गज का प्लॉट, और उनके पास अब ऐसा कुछ है भी नहीं, रिटायर हो चुके हैं, तो उन्हें अपने गांव में रहने के लिए जगह तो चाहिए ही। तो वो तुरंत के तुरंत जाते हैं प्रधान के पास, और प्रधान के पास जाते हैं और वहाँ पंचायत वगैरह होती है। अब क्योंकि इसके पास भी पेपर्स थे, चाहे वो नकली थे, अब उस टाइम तो इतनी फोरेंसिक्स वगैरह की जानकारी नहीं थी लोगों को, और ऐसा नहीं था कि फिंगरप्रिंट्स मैच करके देख लिए जाएं। तो गांव वाले भी बोलते हैं भाई साहब देखो ये आपके अंगूठे का निशान लगा हुआ है, और ये आपने इससे 1 लाख रुपए लिए थे तो इसका प्लॉट हो गया। तो वो अपने बोलते हैं कि भाई मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, और ये निशान मेरा नहीं है, और मैंने कोई अंगूठा नहीं लगाया, और मैं इससे पैसे क्यों लूँगा, आप इसकी हालत देखो और मुझे देखो।
बल्कि ये मुझसे बीच बीच में पैसे लिया करता था कि भाई साहब आपके प्लॉट में ये मलबा भरवाना है, ये करवाना है। तो मैं कभी भी अक्सर इसकी मदद करता रहता था। जब बात पंचायत से नहीं सुलझती है तो फिर ये जाते हैं पुलिस के पास और अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पुराने दिखाकर और वापस अपने प्लॉट पर कब्जा ले लेते हैं। अब आप समझो, मैंने आपको इतनी सारी कहानी डिटेल में इसलिए बताई कि आपको पता चले कि जो आदमी 15 साल से ये सोच रहा है कि ये प्लॉट अब मेरा हो चुका है और गांव में भी उसकी एक तरीके से समझ लो बेइज्जती हो गई कि पंचायत इतना सब कुछ करने के बाद भी प्लॉट उसके हाथ से निकल गया। तो अब जो नरगिस के पिताजी हैं और उसकी माताजी जो हैं, ये लोग बहुत बुरे तरीके से चिढ़ चुके हैं और ये लोग अपना रहकर वहाँ पर जो छोटा मोटा कच्चा कमरा बना हुआ है उधर, उसमें रहकर अपने घर का काम तुरंत ही शुरू करवा देते हैं। अब क्योंकि इनके परिवार में आज से पहले से लड़ाई थोड़ी थी, तो क्या है कि सुमित जो है और नरगिस के परिवार के जो बच्चे हैं, दो और नरगिस के दो भाई जो हैं, उनके बीच में काफ़ी प्यार प्रेम, और ये लोग एकदम जब कभी भी गांव आया करते थे तो बहुत एकदम परिवार की तरह ही खेला करते थे, क्योंकि अगल बगल का घर है भाई, कहाँ आदमी दूर जाएगा बच्चा खेलने के लिए। तो समझ लीजिए कि बहुत गहरी दोस्ती थी सुमित और नरगिस के बड़े भाई में, जो कि लगभग इसकी ही एज का था। तो अभी भी जब लड़ाई वड़ाई हो चुकी है इनके परिवार के बीच में, तब भी बच्चे जो हैं, जो नरगिस का बड़ा भाई है और सुमित, ये लोग आपस में नहर वहर की तरफ जाते हैं और अपना खूब घूमते फिरते हैं। बात होती है, बोला कोई नहीं, फैमिली में जो है हमारी दोस्ती से उसका क्या मतलब है। लेकिन बात यहीं ख़त्म नहीं हो जा रही थी कि पुलिस से उन्होंने अपना प्लॉट वापस ले लिया पुलिस की मदद से। तो जो सामने आदमी जिसने सपना बना चुका था कि अब इस प्लॉट को मैं हड़प लूँगा, तो वो शांत कैसे बैठता। तो जानते हैं कि हर इंसान का दिमाग अलग तरीके से चलता है। कोई सोचता है कि मैं इसे मरवा दूं, कोई सोचता है कि मैं इसके हाथ पैर तोड़वा दूं। तो यहाँ जो नरगिस के माता और पिता हैं, ये सोचते हैं कि हम क्या करते हैं, एक कुछ इनके ऊपर काला जादू वगैरह करवा देते हैं, तो कुछ टोना टोटका करवा देते हैं कि इस घर में ये रह ही नहीं पाएंगे। तो किसी की मदद लेकर ये लोग छोटा मोटा कुछ एक मटके में कुछ टोना टोटका वगैरह कुछ करवा के, एक सिंदूर, कुछ मतलब जो कुछ भी होता है, एक मटके के अंदर कुछ काला जादू करवाकर रात को इनके घर के जो नींव हो रही थी, मतलब नींव डाली जा रही थी इनकी, जो नीचे दीवार बनाई जाती है, उसके नीचे इस मटके को दबा देते हैं। अब जानते हैं क्योंकि पड़ोसी है और जो इनकी फैमिली है सुमित की, जब ये घर बन रहा है तो अगल बगल में कहीं किसी के घर में ये लोग रह रहे हैं। अब पहले तो भाई आते के साथ ही उस कच्चे वाले कमरे में रहे, लेकिन वहाँ रहना इतना पॉसिबल नहीं है। जो आदमी शहर में रहता है, इतने साल शहर में रहा है, तो उसने कहीं गांव में किसी और के यहाँ ले लिया है और वहाँ रह रहे हैं, और दिन में अपना सारा काम वाम करने के लिए इधर आ जाते हैं, काम करवाने के लिए मिस्त्री और लेबर से। तो इन्होंने जो है वो मटका रात को इनके घर में इनकी नींव के नीचे दबा दिया। अब वो दबाने के 1-2 दिन बाद ही उसका असर देखना शुरू हो जाता है इनके घर में। और कहानी सिर्फ इस मटके तक ही नहीं सीमित रहती है, ये लोग आगे पता नहीं क्या क्या करने वाले हैं, आप लोग सुनेंगे तो। और जब आगे आगे कहानी बढ़ती चली जाएगी तो आपको पता चलता चला जाएगा कि लालच इंसान को किस हद तक ले जा सकता है और अंत में किसी भी चीज़ का जो फल है वो क्या मिलने वाला है इस तरह के लालच का। तो 2-3 दिन में ही असर दिखना शुरू हो जाता है। जो सुमित की दादी हैं, अब देखिए, एक तो लगभग 60 साल के आसपास की होगी, वो भी भाई 2-3 साल 5 साल कम होंगी उसके दादाजी से। तो एक 55 साल की महिला अपने घर में काम करवा रही हैं और काम करवाते करवाते ऊपर से उनके हाथ पर ईंट गिर जाती है। जो काम चल रहा था, हाथ पर ईंट गिर जाती है तो उनके हाथ में हो जाता फ्रैक्चर, उस काले जादू के करवाने के मुश्किल से 2-3 दिन बाद ही। तो ये कुछ ऐसा उन्हें अब नॉर्मल लगा नहीं कि भाई काम वाम चल रहा है, तो हो जाता है ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट, इस तरह का कोई बड़ी बात नहीं है। ये लोग डॉक्टर को दिखाते हैं और इसी दौरान क्या होता है कि क्योंकि फ्रैक्चर था ज़्यादा, तो इसके दादाजी क्या बोलते हैं कि एक काम करते हैं कि मैं तुम्हें शहर ले चलता हूँ और वहाँ बढ़िया से इलाज कराएंगे, और एक काम करते हैं इतने दिन यहाँ मिस्त्री को बोल देते हैं कि इस तरीके से काम करता रहेगा। ये लोग 2-4-5 दिन के लिए चले जाते हैं वापस शहर, और यहाँ काम चल रहा है अब दिन में। अब इतना सब कुछ होने के बाद भी इन्हें ये तो श्योर था कि भाई सामने वाले के नेचर से पता चल जाता ना कि ये इंसान अब वापस तो आएगा ही आएगा। अब इन्होंने पक्का मन बना लिया यहाँ रहने का। तो नरगिस के परिवार को, नरगिस के माता पिता को अभी भी चैन नहीं पड़ा है। तो उन्हें कोई वही तांत्रिक या वो बाबा या फिर
जिस किसी के पास भी वो गए थे काला जादू कराने के लिए, वो बोलते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि इस परिवार का सर्वनाश करना तो मैं तुम्हें एक पूजा बता देता हूँ। उस पूजा में तुम्हें एक बकरे की बलि देनी होगी उनके घर में, जिस प्लॉट में काम चल रहा है। और तुम्हारे लिए बहुत आसान है क्योंकि तुम जस्ट बगल वाले घर में रहते हो, और दीवार जो अब छोटी मोटी लग भी गई है, ऐसा कुछ है नहीं, तुम रात को आराम से कर सकते हो। और वो लोग अभी यहाँ हैं भी नहीं। तो ये लोग, अब इनका क्या है कि गुस्सा दिन पे दिन, अब जानते ना अगल बगल में काम चल रहा है, वो बगल में ही रह रहे हैं, आपस में बोलचाल है नहीं, तो छोटी मोटी लड़ाइयाँ रेगुलर होती रहती हैं। तो ये करवाते क्या है कि जैसा उस काले जादू करने वाले ने इनको बोला कि उनके घर में एक बकरे की बलि देना, उसका कान काट कर मुझे दे देना, मैं उसको कहीं चढ़ा दूंगा, पूजा पद्धति होगी कुछ उनकी, और बाकी जो उस बकरे का सर होगा उस सर को उसी जगह गाड़ देना जहां पर तुमने वो मटका गाड़ा था। और ये बात कन्फर्म है कि अब इनके घर में कोई नहीं बचेगा। अब धीरे धीरे करके देखना कि इनके घर का सर्वनाश हो जाएगा। अब इंसान ये नहीं सोच रहा है कि यार प्लॉट उनका कब्जाना तुम चाहते थे और उनके परिवार का सर्वनाश करवाने वाले हो, पता नहीं कॉमन सेंस कहाँ चली जाती है इंसान की। तो वो ऐसा कर देते हैं और उस धड़ को कहीं यूज़ कर लेते होंगे खाने में, या फिर कहीं बांटने में, या फिर उसी तांत्रिक को दे देते होंगे। जब वो आते हैं यहाँ पर वापस सुमित का परिवार, तो यहाँ आते के साथ अब जो चीज़ इन्होंने करवाई है, जिस तरह का एक काला जादू इन्होंने अब करवाया है, पहले वाला तो कुछ भी नहीं था, इस बार वाले का जो असर है वो पहली ही रात को दिखना शुरू हो जाता है। क्या होता कि सुमित की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तबीयत खराब मतलब उसको बुखार हो जाता है बहुत ज़्यादा, इतना बुखार के डॉक्टर्स को दिखाते हैं वहाँ पर, तो डॉक्टर भी परेशान है कि इतनी दवाई देने के बाद भी ये बुखार उतर क्यों नहीं रहा है। ये बात और चलती रहती है, चलती रहती है। 3-4 दिन तक उसको बुखार रहता है और डॉक्टर्स घोषित कर देते हैं कि इसके दिमाग में बुखार चढ़ चुका है, और अगर इसका अभी भी बुखार नहीं उतरा तो कुछ भी हो सकता है। और कुछ भी क्या, जो उसके साथ पहले से निर्धारित कर रखा था उस काले जादू वाले ने, होता वही है। ये जो लड़का है सुमित, ये कुछ कुछ पागलों जैसी हरकतें करने लग जाता है। इतना बुखार, और एक समझदार पढ़ा लिखा लगभग 17-18 साल का लड़का, शहर में पला बड़ा, उस दौरान की बात हो रही है, आज से 30-32 साल पहले। तो वो लड़का एकदम से कुछ कुछ ऐसा करने लगता है कि उठ के, वैसे तो शरीर में जान है नहीं, लेकिन उठ के जा रहा है तो सीधे सीधे चले ही जा रहा है। उसे ये नहीं है कि मैं टॉयलेट कहाँ कर रहा हूँ, मैं क्या कहाँ कर रहा हूँ। तो उसकी हालत एकदम आप समझ लो कि एक पागल की तरह हो गई है। अब उसका धीरे धीरे बुखार तो उतर जाता है, भाई इलाज तो करवाना ही है, लेकिन क्या होता है उसका आप समझ लो कि पागलपन जो है वो रह जाता है। क्योंकि ये एक्चुअल में जो बुखार था, ये जो उसकी तबीयत खराब हुई, जो पागलपन उसके सर पर चढ़ा हुआ है, ये बीमारी की वजह से तो था नहीं। ये था किसकी वजह से, जो नरगिस के परिवार वालों ने जो कुछ भी कराया हुआ था। अब एक दिन क्या होता है कि शाम के टाइम लोग शोर मचाते हुए आते हैं, एक बॉडी को उठाए हुए हाथों में, और सुमित के घर के बाहर एकदम शोर मचने लग जाता है। तो सुमित के दादाजी बाहर आते हैं और क्या देखते हैं कि ये सब लोग सुमित की लाश को लेकर आए हैं। एक दादा दादी जिनका पोता ही एक उनकी आखिरी आस थी, उसकी लाश देखकर आप समझ रहे हो कि वो कैसे टूट गए होंगे। पूछने पर पता चलता है कि ये जो है पता नहीं कब कब में यहाँ से चला गया, और आप जानते हो कि जब इसकी ऐसी हालत थी तो आपको इसका ध्यान देना चाहिए था, और ये हमें नहर में पाया। वो तो अच्छा है कि किसी और बच्चों ने देख लिया था, वरना इसकी लाश बहकर पता नहीं कौन से गांव में चली जाती, फिर ये मिलता भी नहीं। अब आप जानते हैं कि एक जवान पोते की लाश देखकर दादा दादी के ऊपर क्या बीती होगी, बहुत बुरा हाल हो जाता है उनका। लेकिन यहीं जो नरगिस के माता पिता हैं, कितने क्रूर लोग हैं वो लोग, कि ये सब देखकर वो लोग खुश हो रहे हैं। और अब दिखाने के लिए कि ऐसा ना हो कि शक चला जाए इनके ऊपर, ये लोग क्या करते हैं, झूठ मूठ का
रोना दिखाते हैं इनके सामने और ऐसा दिखाते हैं कि ऐसा है जो कुछ भी हमारे बीच में पहले मन मुटाव था वो अब हमारे बीच में कुछ नहीं है। बताइए, आपके घर में ऐसा हो गया तो हम आपके दुख में शामिल हो रहे हैं। हमारा इतना पहले का रिलेशन है कि बाबूजी ये क्या हो गया। और आप समझ लो कि झूठा नाटक उनके सामने करके दिखा रहे हैं ये नरगिस के माता पिता। अब ये बहुत सीधे साधे लोग हैं, इन्हें कुछ नहीं पता है कि ऐसा क्या है, क्या करवाया, किसने करवाया। तो जो कुछ भी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है अपने गांव में करवाते हैं। ऐसे इनके कोई खास रिश्तेदार हैं नहीं, क्योंकि ये लोग किसी और गांव से आकर इस गांव में बसे थे। तो होगी इनकी कुछ फैमिली प्रॉब्लम पहले की कि इनके बहुत खास ज़्यादा रिश्तेदार आते नहीं हैं। गांव वाले ही मिलकर इनके पोते का अंतिम संस्कार करवा देते हैं। और जिस उम्र में इंसान को इस उम्र में ये सोच रहे थे कि अब हमारा टाइम आने लग रहा है, आने वाला है, तो उस टाइम में अपने पोते की लाश को अग्नि देनी कितना दुखदाई होता है, आप लोग समझ सकते होंगे। अब ऐसे इंसान के मन से क्या निकलेगा कि जो इसकी दादी हैं वो करा करा कर रो रो कर बोल रही हैं कि पता नहीं किसकी नज़र लग गई मेरे बच्चे को, और जब से वो यहाँ आया है पता नहीं, जब से ही हमारे साथ कुछ ना कुछ उल्टा हो रहा था। हे भगवान, अगर किसी ने कुछ हमारे साथ गलत किया है ना तो उसे भगवान छोड़ना मत। हर इंसान इस तरीके से ही, भाई दुख में तो इंसान यही बोलेगा। और असल कहानी की शुरुआत होती है यहाँ से। अब क्या है कि नरगिस का जो परिवार है और इनका जो अब दादा दादी बचे हैं इस परिवार में, एक लौता पोता था वो भी चला गया है। तो प्लॉट की तरफ इनका ध्यान अब है नहीं, बने बने ना बने। लगभग 10-15 दिन बीत जाते हैं, सारी तेरहवीं वगैरह कर कर आकर ये लोग फ्री होकर, लेकिन फ्री आप काम से हो सकते हो, किसी की यादों से, किसी के दुख से आप फ्री नहीं हो सकते हो। तो वापस ये बोलते हैं नरगिस के माता पिता के बाबूजी अब काम वाम शुरू करवाया जाए प्लॉट का। अब ये जो इसके दादाजी हैं सुमित के, ये इनका मन टूट चुका है। बोला अब मैं किसके लिए प्लॉट बनवाऊंगा, अब हमारा तो कुछ भरोसा है नहीं, हम कितने दिन के हैं, हमारा पोता नहीं रहा, अब मैं किसके लिए बनवाऊंगा। वो मतलब उनका कुछ मन है नहीं प्लॉट बनाने का। और यहाँ पर अब नरगिस का परिवार जो है, नरगिस का पूरा परिवार नहीं, सिर्फ नरगिस के माता पिता इतने खुश हैं कि बस ये बुढ़े बुढ़िया कितने दिन के हैं, ये भी कुछ दिन में मर जाएंगे और ये प्लॉट एट लास्ट हमारा हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इसके दूसरे वाले पेपर्स भी हैं। इनके बाद तो कोई यहाँ आने वाला है नहीं जो पुलिस में जाकर फिर से वो ड्रामेबाजी करेगा जो इन बुढ़े बुढ़िया ने कर दी थी हमारे साथ। अंदर अंदर ही कैसे सेंध लगाई जाती है किसी के परिवार में, वो कोई इनसे सीखो। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरगिस के बड़े भाई और सुमित के बीच में काफ़ी गहरी दोस्ती थी, जो कि दोनों एक ही उम्र के थे। नरगिस के बड़े भाई और सुमित के बीच में बहुत गहरी दोस्ती थी। मतलब ये सोच लीजिए कि वो दोनों इतने ज़्यादा गहरे दोस्त थे कि खाना भी एक दूसरे के बिना खाना पसंद नहीं करते थे। मतलब दोस्ती का लेवल बहुत ज़्यादा हाई था। तो आप ऐसा समझ लीजिए कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा गहरे दोस्त थे। तो नरगिस के बड़े भाई का नाम हम रख लेते हैं प्रकाश। तो प्रकाश एक दिन ऐसे ही रात को लेटे लेटे सोच रहा है कि पता नहीं मेरे दोस्त के साथ ऐसा क्या हुआ, क्योंकि इस तरह की अफवाहें फैली हुई हैं गांव में और उनके मोहल्ले में कि शायद इस लड़के के साथ किसी ने कोई कुछ गलत किया था या फिर इसको किसी ने मार दिया, क्योंकि उसकी लाश तो वही तैरती हुई मिली नहर में। तो किसी को भी ये क्लियर नहीं था कि कैसे मरा, जितने मुंह उतनी बातें। तो एक दिन रात को जो प्रकाश है वो लेटे लेटे ऐसे ही सोच रहा है और वो मन ही मन बोलता है कि मेरे भाई सुमित, तेरे साथ ऐसा क्या हुआ और तू आखिरी बार मेरे से भी नहीं मिला। अगर भाई ऐसा होता है ना कि मरने के बाद भी आत्मा यहीं रहती है, तो भाई सुमित तू प्लीज़ एक बार मेरे सामने आ जा और मुझे बता के तेरे साथ क्या हुआ था। मैं ना एक बार तेरे से मिलना चाहता हूँ। पता नहीं कहाँ से उसके दिमाग में ऐसा आ गया और वो ये सब बोल के सो जाता है। अब उसी रात को शायद सुमित की आत्मा इसी बात का इंतज़ार कर रही थी कि उसे कोई बुलाए। तो उसी रात को उसके दोस्त प्रकाश के कमरे में कुछ ऐसी हरकतें होती हैं, कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं जिससे कि उस दिन प्रकाश को समझ में तो नहीं आता कि ये सुमित है या सुमित की आत्मा है, लेकिन वो डर बहुत जाता है। तो क्या होता है कि प्रकाश के कमरे में एक लोहे की अलमारी रखी हुई है जिस कमरे में वो सोता है, और एक शीशा है उसके बेड के बिल्कुल सामने।
जिधर वो सोता है, बेड पे या खाट पे या फिर पलंग पर। तो अब वो तो बोल के सो गया। अब रात को उसे ऐसा क्या लगता है, एकदम से उसकी आंख खुलती है कि अलमारी के अंदर जैसे समझ लो कुछ है और वो पूरी अलमारी को हिला रहा है। उसकी अलमारी धड़ 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 हिलती है। वो उठता है और उस अलमारी को खोल देता है कि कुछ हुआ होगा तो चला जाएगा। ऐसा कुछ था नहीं। वो गेट बंद करता है उसका अलमारी का और वापस सो जाता है। अब क्या है कि कमरे से थोड़ा सा बाहर की तरफ एक बाल्टी रखी हुई थी। उस बाल्टी का जो हत्था होता है, लोहे की बाल्टियां वगैरह इस्तेमाल होती थी पहले, तो ऐसा लगता है कि उस बाल्टी का जो हैंडल है वो एकदम से गिरा है नीचे और टन से आवाज आती है बाल्टी के हैंडल की बाल्टी में लगने की। ये भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो अभी भी इतना नहीं डरा है। उसकी आंख खुली, वो बैठा हुआ और बैठ के जब उसकी नजर गई शीशे में तो उसे बिल्कुल साक्षात ये दिखा कि उसके पीछे सुमित खड़ा हुआ है। उसके पीछे दीवार थी, जिधर वो लेटा हुआ है उसके पीछे दीवार है और दीवार के पीछे तो कुछ क्या ही होगा। उसे दिखता है कि सुमित खड़ा हुआ है और सुमित बोलता है कि मेरे भाई प्रकाश, तूने मुझे बुलाया था ना, तो देख मैं आ गया। इतना ही वो बोलता है और ये प्रकाश पलट के देखता है पीछे और पीछे कुछ नहीं। फिर वापस शीशे में मुड़ के देखता है, फिर कुछ नहीं। अब ये डर जाता है और चादर ओढ़ता है और दुबक्कर जिसे बोलते हैं दुबक्कर सो जाता है। अभी से इसके कमरे में आवाज़ आती है कि अभी तो तू मुझे बुला रहा था, अब डर क्यों रहा है मुझसे? मैं तुझसे ही तो मिलने आया हूँ, तुझे ही बताने आया हूँ भाई कि मैं कैसे मरा था। तो प्रकाश बोलता अरे भाई तू जा, मैं तो वैसे ही बोल रहा था, तू कहाँ गया यार, जा तू, मेरे को नहीं सुननी कुछ बात, तू जा। अब आप समझो दोस्ती है, कुछ भी है, आत्मा से तो सभी डरेंगे, भूत प्रेत आत्मा से किसे डर नहीं लगता है। अब इसकी हालत एकदम बिल्कुल बिखर चुका है अंदर से ये। तो वो चला जाता है। अब क्या है कि रात इसकी कैसे कटती है वो प्रकाश को भी पता होगा। अब पूरी रात ऐसे ही उसे कहीं कहीं बीच बीच में से कुछ ऐसी आवाज़ें आती हैं जो जनरली उसके कमरे में नहीं आया करती थी। मतलब सुमित अपने होने का ऐसे एहसास दिला रहा है। जब सामने सामने बोल चुका है और वो मना कर रहा है तो वो गुस्सा दिखा रहा है, अपनी प्रेजेंस दिखा रहा है, ये पता नहीं। ये बात वो अगले दिन अपनी बाकी दोस्तों को बताता है कि ऐसा ऐसा है, मेरे रात को मैं ऐसे ऐसे बोल के सोया और सुमित की आत्मा आई थी भाई। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, बोले किसे पागल बना रहा है तू, सुमित की आत्मा, बता क्या बताया उसने तेरे को, कुछ बताया उसने तुझे? तो सब उसको भाई आप जानते हैं कि सरकास्टिक वे में, मतलब छेड़ने के तरीके से उससे बात करते हैं और उसे बहुत बुरा लगता है। तो वो सोचता है कि कल तो मैंने गलती से बोल दिया था सुमित को, आज तो मैं उसे सच में बुलाऊंगा और उससे पूछूंगा कि तेरे साथ ऐसा क्या हुआ, आज मैं डरूंगा नहीं। और वो ऐसा ही करता है। आज भी सोने से पहले फिर बोलता है कि भाई सुमित, कल तो मैं डर गया था लेकिन आज मैं चाहता हूं कि तू सच में मेरे सामने आए और मुझे अपनी सारी बात बताए कि तेरे साथ क्या हुआ था। और वो फिर सो जाता है। धीरे धीरे वो सोचता है कि आँख खुली रखूंगा तो आएगा आएगा आएगा। अब ऐसे थोड़ी आना था उसको। ये सो जाता है और सोते सोते इसकी चादर खिसकाता कोई आराम से, जैसे बिल्कुल बड़े प्यार से कोई चादर खिसकाता है। और सुमित इसके सामने, और सुमित बोलता ले मैं आ गया, मैं तो कल भी आया था लेकिन कल तूने मुझे भगा दिया, मेरे से बात ही नहीं करना चाहता था तू। प्रकाश पूछता कि भाई तेरे साथ क्या हुआ था ऐसा, तेरी अचानक से कैसे मौत हो गई, तू तो घर में था, तबीयत खराब थी, तो कैसे, किसने मार दिया तेरे को? तो बोलता कि तू विश्वास नहीं करेगा अगर मैं तुझे बताऊंगा तो, कि तेरे माता पिता की करनी का फल मैं भुगत के गया हूँ और तेरे मम्मी पापा की वजह से मैं मरा हूँ भाई। तो अपने माता पिता के बारे में चाहे सामने भूत हो चाहे भगवान हो, कौन सुनना चाहता है? तो ये बोलता है ऐसा क्यों बोल रहा है, ऐसा पागल है क्या तू? मेरे मम्मी पापा ऐसा क्यों करेंगे तेरे साथ? मैं तो तेरा इतना अच्छा दोस्त हूँ, देख तेरे दादा दादी को कितना संभाल रहे हैं मेरे मम्मी पापा। तो वो बोलता है कि वो सिर्फ नाटक कर रहे हैं और देख उन्होंने ऐसा ऐसा काला जादू किया था और मेरे घर की नींव के नीचे उन्होंने कुछ गाड़ा हुआ है और उस काले जादू की वजह से ही मेरी तबीयत खराब हुई थी और फिर मैं पागल होकर, बाद में तो जानता है पागल इंसान कुछ भी कर सकता है, तो मैं मरा तो खैर अपने आप हूँ लेकिन उसका जो कारण है वो तेरे माता पिता हैं। अब वो ये बोल के एकदम चला जाता है और बोलता है कि अपने मम्मी पापा से पूछियो और देखियो कि वो मना नहीं कर पाएंगे। और वो गायब हो जाता है अचानक से। अब पूरी रात कुलबुली मची रहती है प्रकाश के मन में कि सुबह उठते के साथ सबसे पहले घर वालों से बताना है कि ऐसे ऐसे हुआ था।
और वो सुबह उठते के साथ ही अपनी मम्मी से पूछता है कि मम्मी ऐसे ऐसे रात को मेरे सपने में आया, मैं ऐसे ऐसे करके सोया था, तो सुमित ने मेरे को ये बताया कि तेरे मम्मी पापा ने कुछ काला जादू किया था और उसकी वजह से उसकी मौत हुई। अब भाई किया तो था इन्होंने। अब जब ये उन्होंने सुना कि रात को सुमित इनके सपने में आया मेरे बेटे के, तो उन्हें लगा कि ऐसा ना कुछ हार्म कर दे मेरे बेटे को, कुछ नुकसान पहुंचा दे, तो इससे बढ़िया है कि सब इसे ही सच बता दिया जाए जिससे ये सतर्क रहेगा। तो वो उसे सच बता देते हैं कि ऐसा है, जो कुछ भी किया है ना बेटा हमने तुम्हारे लिए किया है, और देख तू घर का बड़ा बेटा है इसलिए तेरे को बता रहे हैं, किसी और को मत बताइयो। हाँ ऐसा है, और देख जब भी तो सब कुछ हमारा होगा, ये बुढ़े बुढ़िया कितने दिन के हैं। अब राक्षस के घर में राक्षस पैदा हो ऐसा जरूरी नहीं है। तो ये लड़का इतना बढ़िया था और इतने सच्चे दिल का, ये बोलता है कि तुम लोगों ने क्या कर दिया और तुम क्या बोल रहे हो, फिर भी अपने माता पिता को कौन नुकसान पहुंचाना चाहेगा। तो इसके माता पिता बोलते हैं कि ऐसा ही घर की बात घर में ही रहनी चाहिए, ये बात किसी और को पता ना लग जाए। अब क्योंकि सुमित की आत्मा कह लीजिए, उसकी रूह कह लीजिए, उसने ये सब इसको बताया इसलिए था ताकि ये कुछ एक्शन हो इस बारे में। अब एक्शन क्या, थोड़ा बहुत नाराज़ होता है अपने मम्मी पापा से, और ये बात वो आगे किसी को भी नहीं बताता, बस अपने मन ही मन में घुटता रहता है। तो एक दिन रात को सपने में फिर से सुमित उसके सपने में आता है और बोलता है कि मैंने तुझे बताया सारी बात और तूने क्या किया, तू अपने मम्मी पापा की साइड ले गया, सही और गलत का फैसला नहीं किया ना तूने, उनको बोल मेरे घर वालों को सब सच बता दें तो मैं छोड़ दूंगा, वरना मैं बता रहा हूँ कि तेरा और तेरे परिवार का मैं सर्वनाश कर दूंगा। तुझे क्या लगता है मैं यहाँ ऐसे ऐसे भटक रहा हूँ मैं यहाँ? तो वो उसे बोलता है कि देख मैं अपने मम्मी पापा के साथ हूँ, और भाई उनसे गलती हुई है तो सॉरी, और बस क्या कर सकते हैं अब इसमें। भाई वो अपने मम्मी पापा का साइड ले जाता है, और ये बात शायद सुमित को बुरी लग जाती है, क्योंकि अगर दोस्त और मम्मी पापा में से चुनना हो तो जनरली लोग अपने मम्मी पापा को ही चुनेंगे। तो वो सुमित बोलता है कि अब जो तेरे साथ होगा या तेरे परिवार के साथ होगा उसे झेलने के लिए तैयार रहना, और वो गायब हो जाता उसके आगे से। सुबह प्रकाश की आंख खुलती है और आज प्रकाश वैसी ही परेशानी से जूझ रहा है जैसे सुमित की परेशानी शुरू हुई थी। मतलब आज उसे भी सुमित की ही तरह बहुत तेज बुखार हो रखा है, और उसके मम्मी पापा को तो पता ही था कि इस बुखार की वजह क्या है। तो वो डॉक्टर से पहले ले जाते हैं किसी बाबा के पास, किसी तांत्रिक, जिस किसी के कनेक्शन में वो लोग थे जिससे उन्होंने काला जादू करवाया था। तो उसके पास जाकर वो जो कुछ भी बात वहाँ हुई होंगी, वो उन्हें कुछ धागा कुछ इस तरह का कुछ तो दिया ही होगा जिसके सहारे वो लोग वापस आ गए। अब इसकी तबीयत लगातार वही 5-6 दिन ऐसी तबीयत खराब रहती है, और बताते हैं कि उस दौरान ये दिमागी बुखार वाला काफ़ी ट्रेंडिंग चल रहा था, मतलब कि बहुत लोगों को दिमागी बुखार ये पकड़ रहा था। तो इसको भी सेम कंडीशन बन जाती है जैसे कि सुमित के साथ बनी थी, और ये भी पागल हो जाता है। और सुमित तो बहुत नॉर्मल किस्म की हरकतें करता था, लेकिन ये लड़का प्रकाश ऐसा हो गया है, क्योंकि देखिए काला जादू की अपनी एक लिमिटेशंस होती होंगी, लेकिन एक रूह, एक आत्मा की कोई लिमिटेशंस नहीं है शक्तियों की। तो ये बिल्कुल एकदम ऐसा हो जाता जानवर। इतना ज़्यादा पागलपना शायद किसी ने ही देखा होगा। इसको इसके घर वाले कंट्रोल करने के लिए, अब आपको थोड़ा आगे क्योंकि कहानी बहुत लंबी होती चली जा रही है, थोड़ा शॉर्टकट में बताता हूँ कि इसको कंट्रोल करने के लिए प्रकाश को इसको भैंस वाली जो बेड़ियाँ होती है, जंजीर होती हैं, उससे बांध के रखा करते थे, क्योंकि ये इतना उग्र हो जाता था कि इसे काबू करना मुश्किल हो जाता था 4-4, 5-5 लोगों से। अब सब लोग तो सोच रहे थे कि ये पागल हो चुका है, सिर्फ इसलिए ऐसा कर रहा है, काट खाने को आता था लोगों को। इसको खाना खिलाने के लिए इसकी माँ, इसके पिताजी डरा करते थे। भाई बहनों की तो बात ही छोड़ दो, छोटे भाई बहन की। तो अब ये सब बीत रहा है इनके साथ, प्रकाश की फैमिली, मतलब नरगिस की फैमिली के साथ। तो ये लोग भाई दिखा तो कंटिन्यू रहे होंगे उन बाबा को, तो उन तांत्रिक बाबा के पास ये लोग, जहाँ भी जिस तांत्रिक बाबा किसी को भी दिखाते होंगे, तो वो इनको बताता है कि जो सुमित की आत्मा है वो तुम्हारे घर में अब किसी भी बच्चे को नहीं छोड़ेगी, और इसकी शक्तियाँ मेरे लेवल से बाहर हैं, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, और जो होना है अब तुम्हारे साथ होके रहेगा।
क्योंकि भाई देखो, तुमने जो करा है अब उसका फल भुगतने के लिए भी तैयार रहो। अब वो भी हाथ खड़े कर देता है। उसका तो काम हो गया ना, अपने पैसे मिल गए, किसी का घर बर्बाद हो गया। अरे तू नहीं करता यार, समझा देता है इनको। आज बातें बना रहा है कि अब अपने कर्मों का फल भुगतने के लिए तैयार रहो, पहले ही समझा देता। तो अब इस लड़के की हालत इतनी ख़राब है, जो सुनीता जी ने बताया कि क्योंकि वो काफ़ी छोटी थी उस टाइम पे, इस प्रकाश से छोटी ही थी वो, तो बताती हैं कि उसे बांध के जब रखा जाता था तो वो अपनी बोन्स मतलब अपनी हड्डियाँ डिसलोकेट कर लेता था। डिसलोकेट मतलब आपने कहीं, जैसे दिल्ली में हमारे यहाँ बहुत कॉमन है कि सिग्नल्स पे कुछ बच्चे पैसे मांगने के लिए अपनी हड्डियों को आड़ी टेढ़ी करके वो आगे पीछे कर लेते हैं, मतलब हाथ पीछे कर लेते हैं, पैर मोड़ लेते हैं, अपने शरीर को बहुत ज़्यादा मोड़ लेते हैं, गर्दन ज़्यादा मोड़ कर दिखाते हैं ताकि लोग उन्हें पैसे दें। तो इस तरीके से वो अपना कंधा, अपने हाथ, अपनी गर्दन इतनी मोड़ लिया करता था कि एक नॉर्मल इंसान ऐसा नहीं कर सकता, जिससे क्योंकि दर्द असहनीय होगा उससे। और चिल्लाता था, और जब वो चिल्लाता था तो उसकी आंखें, आप ऐसी समझो कि आंखें इतनी इतनी बाहर आ जाती थी उसकी कि आप देख सकते हो बगल से कि इसकी आंखें इतनी, उसकी पुतलियां बाहर आ चुकी हैं। अब उन्होंने जो इलाज विलाज करवाना था और जितने भी साधु महात्मा तांत्रिकों के पास वो मदद के लिए जा सकते थे सब जगह गए, और उन्हें एक ही मिला कि तुम्हारे कर्मों का फल है, अब तुम भोगोगे। अब कितने दिन अपने बेटे को ऐसे बांध के रखते, तो वो लोग क्या करते हैं, उसको मेंटल हॉस्पिटल में कहीं दाखिल करवा देते हैं, और उसके बाद भी ये लोग किसी एक मौलवी जी के पास जाते हैं फिर। अब ये सारी बातें एग्जैक्ट इतनी डिटेल में कैसे पता है, क्योंकि जो सुनीता जी हैं, ये नरगिस जो हैं इस कहानी में, जो ये प्रकाश की बहन है, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंड थी। तो सारी की सारी कहानियाँ दोनों सहेलियाँ आपस में शेयर करा करती थी। जो कुछ भी होता था वो नरगिस अपनी सहेली सुनीता को सारी की सारी बात बताया करती थी। अब नरगिस जो है प्रकाश की छोटी बहन है, कई साल का अंतर है दोनों में। तो ये जिन मौलवी साहब के पास गए दिखाने के लिए, उन मौलवी साहब ने बताया कि अब तुम्हारे घर में कोई भी बच्चा जैसे ही 18 साल या फिर जिसे आप बोलते हैं कि जवान होगा, जैसे ही, वैसे ही उसके साथ वही होगा जो उस बच्चे सुमित के साथ हुआ था। मतलब आपने किसी के साथ जो भी, वो एग्जैक्ट नाम तो नहीं बताते कि आपने जो किसी के साथ भी बुरा किया है तो वैसा ही आपके बच्चों के साथ होगा, और वो होता रहेगा आगे तक। अब आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हो। मैं सिर्फ ये कर सकता हूँ कि ऊपर वाले से दुआ कर सकता हूँ और कुछ दे सकता हूँ ताकि आपकी परेशानियाँ थोड़ी सी कम हो जाएं, लेकिन आपको प्रॉब्लम्स का सामना तो करना पड़ेगा। अब इनका जो बड़ा बेटा है उसको तो उन्होंने भेज दिया पागल खाने। अब इन्हें डर लगा हुआ है कि अब हमारा जो छोटा बेटा है उसके साथ कहीं ऐसा ना हो जाए। 1-2 साल का गैप है दोनों के बीच में, और कुछ महीने बाद ही इनके छोटे बेटे के साथ भी सेम प्रॉब्लम होने लगती है। लेकिन ये जो लड़का है ये बहुत ज़्यादा उग्र नहीं हुआ, मतलब बहुत ज़्यादा वॉयलेंट नहीं है, ना किसी को मारने को दौड़ता है ना काटने को दौड़ता है। बस अपने एक झोले से में आप समझ लो कि वही सारी कंडीशन इसके साथ भी हुई। और पागल होने के बाद ये वैसा पागल है कि ऐसी गलियों में घूमता रहता है पागलों की तरह, और अपने हाथ में एक थैला लेके रखता है, एक लिफाफा में कपड़े का छोटा सा थैला, जिसके अंदर घर की और बाहर रोड पर पड़ी हुई या फिर कहीं भी मेटल की जो चाबियां होती हैं वो चाबियां उसमें लेके और पूरे गांव में घूमता रहता है। और उसकी एक आदत थी जो सुनीता जी ने बताई कि वो क्योंकि काफ़ी सारी चाबियां उस थैले में रखता था तो दीवार में मारता हुआ चलता था वो उस थैले को, जिससे आवाज़ आती थी मेटल्स के बजने की, चाबियों के छन छन जो आवाज़ आए, पायल जैसी तो नहीं लेकिन हाँ काफ़ी आवाज़ आती थी। अब इसके बारे में मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि सुनीता जी ने खास बताया कि मैं इसके बड़े भाई से भी उतना नहीं डरती थी, क्योंकि उसके पास तो मैं जाने ही नहीं दिया जाता रहा उस तरफ। मैं सबसे ज़्यादा डरती थी इस छोटे वाले भाई से, प्रकाश के छोटे वाले भाई से, और नरगिस का बड़ा था, ये नरगिस से बड़ा वाला भाई। इसका नाम रख लेते हैं हम, अशोक नाम रख लेते हैं इसका। तो मैं अशोक से बहुत डरती थी। तो क्या है कि जब भी स्कूल से आना हुआ या फिर स्कूल से क्या कहीं से भी आना हुआ और शाम हो जाती थी आते आते, तो सुनीता जी ने बताया कि मुझे इतना डर लगता था कि कहीं अगर उसने मुझे देख लिया तो वो क्या करता था, जो चाबियां दीवार में मारता था उससे डर लगता था कि ऐसा ना हो वो मुझे मार दे, क्योंकि उसने कई बार देखा था कि ये
गांव के छोटे छोटे जो कुत्ते होते हैं उन कुत्तों को मारता था उससे बहुत बेरहमी से। अब पागल है उसका कोई ये तो है नहीं कि ऐसा कर ऐसा मत कर, तो इसे डर लगता था ऐसा ना हो मेरे मार दे। तो एक बार का इंसिडेंट इन्होंने खास बोला कि ये वाली बात ज़रूर बताना कहानी में, कि एक शाम को ये आ रही थी और डरते डरते आ रही हैं और देखते देखते आ रही है कि कहीं इस गली से तो नहीं आ जाएगा, देख लेगा मुझे। और ये दबे पाँव चली जा रही है अपने घर की तरफ। इनका घर भी उसके घर के बगल में ही है, दो घर छोड़ के। गली पूरी शांत है, शाम 8:30 बजे का आसपास का टाइम था। ये कहीं गई थी गांव में किसी और के पास। अब ये देखती हैं कि कोई है नहीं और धीरे धीरे दबे पाँव चली जा रही हैं और इन्हें अचानक से इनके पीछे से आवाज़ आती है उसी थैले के बजने की, बहुत हल्की सी, कि कोई चल रहा है ऐसा थैला लेके जिसके अंदर चाबियाँ हैं। अब ये एकदम घबरा जाती हैं और वो लड़का अशोक उस चाबी वाले थैले को मारता है दीवार में और ये एकदम चीख के पड़ती हैं बुरी तरीके से और बेहोश हो जाती है। इतना डर था, हालांकि ये कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था किसी भी आदमी को, किसी भी इंसान को, किसी बच्चे को। और ये सुनीता जी बेहोश हो जाती हैं। अगल बगल से कोई उठा के इनको अपने घर ले आता है तो बताती कि 2 दिन तक मैं ऐसे ही बेहोशी की हालत में रही थी और मुझे इतना डर रहता था, मैं कांपती रहती थी। पर ये जो सिलसिला है ये यहीं ख़त्म नहीं हुआ। असल में ये बात तो और आगे तक जानी थी। दरअसल सुमित की आत्मा को लेनी थी इस घर से एक जान, जैसे कि उसके घर से गई। और वो चाहता था कि इनका पूरा, जैसे सुमित के जाने के बाद भाई अब उनके वंश में आगे कोई बचा नहीं है, तो उसे भी शायद यही बदला लेना था अपना, कि अब इसके घर में भी मैं किसी को भी किसी लायक नहीं छोड़ूंगा, अब पूरा घर बर्बाद कर दूंगा। अब ये सब देख के वो समझ गई हैं कि इसके जो घर वाले हैं नरगिस के, ये क्या करते हैं, अपनी बेटी को यहाँ से भेज देते हैं नरगिस की मौसी के यहाँ पढ़ने के लिए। अब ये थोड़ा गैप आ जाएगा कहानी में 1-2 साल का, और 2-2.5 साल ये लड़की वहीं रहती है और कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो रही है इस लड़की के साथ, बिल्कुल नॉर्मल है। तो ये लोग सोच रहे हैं कि हमने इतना पूजा पाठ या जिन भी तांत्रिक बाबाओं के पास गए हैं, हो सकता है कहीं से हमें कोई फ़ायदा हो गया है, जिसकी वजह से अब जो कुछ भी था हमारे ऊपर सुमित की आत्मा का प्रकोप वो ख़त्म हो गया है। अब एक बेटा तो पागल खाने में है, ये वाला बेटा यहाँ पर है, और एक ही बेटी बची है, तो उसके प्रति थोड़ा सा ये लोग ज़्यादा जागरूक हो रखे हैं और बीच बीच में जाकर उधर वहाँ जाकर हालचाल भी लेते रहते हैं। आप जानते हैं इतने साल पहले की बात है, फ़ोन्स वगैरह की फैसिलिटीज़ तो कुछ ऐसी थी नहीं। तो एक दिन जब ये गए हुए थे अपनी, मतलब नरगिस की मौसी के यहाँ गई हुई थी इसकी मम्मी अपनी बहन के यहाँ, तो वहाँ देखती हैं कि नरगिस की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो रखी है और नरगिस बहुत जिद करती है कि मम्मी बहुत दिन हो गए मैं गाँव नहीं गई हूँ, तो मैं चाहती हूँ गाँव चलें। इनके दिमाग में ऐसा अब आ भी गया कि यार अब तो सब कुछ नॉर्मल हो गया, तो चलो अब बेटी को लेके चलते हैं, अब पढ़ाई भी हो चुकी है इसकी, 12वीं क्लास कर भी ली है इसने। आप सोच लो कि उस ज़माने में 12वीं क्लास पढ़ाना बेटी को, इसका मतलब वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे और चाहते थे कि पढ़े लिखे और आगे नाम कमाए हमारा। तो ये वापस ले आते अपनी बेटी को, और इन्हें पता नहीं था, और ये शायद उसकी बात, मौलवी जी की बात को भूल गए थे कि जैसे ही तुम्हारे घर का बच्चा, कोई भी बच्चा 18 साल के आसपास होगा, मतलब जवान होने लगेगा, उसके बाद वो सही नहीं रहेगा, उसके साथ कुछ ना कुछ घटना घटेगी। तो ऐसा ही होता है इस नरगिस के साथ भी। जैसे ही ये इस गांव में वापस आती है, अब चाहे आप सोच लो कि इस गांव में वापस आती है, इसका टाइम हो चुका था ये सब होने का, इसके साथ भी वही सेम बात बीतती है, वही बुखार। लेकिन क्या होता है कि ये वो पागलपने की स्टेज तक नहीं पहुंचती है। बुखार होता है, पहले तो डर जाते हैं इसके परिवार वाले कि ऐसा ना हो कि भाई अगल बगल वाले बताते हैं कि यार तुम्हारे दोनों बच्चों के साथ ऐसा हुआ, ऐसा ना इनके साथ भी हो जाए। शहर वहर दिखाते हैं और लड़की ये ठीक हो जाती है। तो अब इसके नरगिस के माता पिता के दिमाग में बिल्कुल आ चुका है कि अब हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन ये उनकी गलतफहमी थी। एक रात की बात है कि एक रात को गांव के कई लोग आके नरगिस का गेट खटखटाते हैं इसके पिताजी का नाम लेकर, और गेट खुलता है तो नरगिस के पिताजी क्या देखते हैं कि नरगिस को पकड़ कर लेकर आए बहुत सारे लोग, और 3-4 लोगों के पकड़ने के बावजूद भी नरगिस काबू में नहीं आ रही है। अब थोड़ा सा पहले मैं आपको नरगिस के बारे में बता दूं। नरगिस एकदम साफ सुथरी लड़की,
साफ सुथरे कपड़े पहन के रहने वाली लड़की, एकदम उसके मैले कुचले कपड़े हो रखे हैं जैसे वो मिट्टी में लेट कर आई है। और बहुत शांत लड़की, होता ना कि एकदम सभ्य लड़की, और वो काबू में नहीं आ रही किसी के, और चिल्ला रही है, चीख रही है, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, मुझे क्यों पकड़ के लाए हो, मैं क्या कुछ कर रही थी, मैं तो सिर्फ घूम ही तो रही थी। अब आपको भी लग रहा होगा कि कोई घूम रहा है बच्चा, तो उसे, लड़की घूम रही है तो उसे ऐसे गांव वाले क्यों पकड़ के ले आए। अब ये बात है रात को 2 से 2:30 बजे के बाद बीच की। रात को 2-2:30 बजे कोई आपकी गली में भी ऐसे लड़की घूम रही होगी तो आप एक बार उसको पूछोगे ना कि भाई बेटा कहाँ घूम रहे हो। तो ऐसा ही हुआ कि रात को 2-2:30 बजे जब नरगिस को किसी ने गांव में ऐसे घूमते देखा, और बताते हैं कि जब वो घूम रही थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपने कान में ईयरपॉड्स लगा के कोई गाने चला रखे हैं और कोई अपनी मस्ती में टहल रहा है। तो ऐसे मस्ती में वो पूरे गांव में टहल रही है। किसी की नज़र पड़ जाती है उस पर तो जैसे उसे टोका जाता है तो आप समझ लो कि वो ऐसे रिएक्ट करती है जैसे किसी की चोरी पकड़ ली गई हो, और वो बहुत तेज़ भागती है वहाँ से। अब गांव में घर ही कितने होते हैं, सब आपस में एक दूसरे को तो पहचानते ही होते हैं, पहचान जाते हैं, अरे तो ये उनकी फलाने की लड़की है, और लोग शोर हो जाता है। उसे पकड़ते हैं लड़की को और बताते हैं कि 3-3 4-4 लोग नहीं पकड़ पा रहे थे उस लड़की को। जब वो अपने घर उसके सामने लाई जाती है तो अभी भी वो बोल रही है, मैं ऐसा क्या कर रही थी, मैं सिर्फ घूमी तो रही थी। उसकी आवाज़ में डिफरेंस आ चुका है। ऐसी आवाज़ नरगिस की तो नहीं थी। ऐसा जितने भी वहाँ लोग थे, उसके माता पिता, सब लोग एक समझ चुके हैं कि इतनी भारी आवाज़ में कैसे बोल रही है। हो सकता है कई लोग तो ये सोच रहे होंगे कि भाई चिल्ला रही है, चीख रही तो गला बैठ गया होगा, लेकिन कई लोग ये भी समझ चुके हैं कि इतनी रात को, अब आप जानते कि आजकल का ज़माना तो है नहीं, उस ज़माने में रात को ऐसा कोई करे तो तुरंत सोचते थे कि भूत प्रेत का कुछ चक्कर है। और ऐसा सच में था भी। ये सब कुछ जो हो रहा था वो हो रहा था वही सुमित की आत्मा की वजह से। अब उसके घर वाले इसको छुड़वाते हैं उनसे, बोले कोई बात नहीं, हम पकड़ के ले जाते हैं अंदर। और लड़की बिल्कुल नॉर्मल अपने घर में चली जाती है, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, और कमरे में उसको सुला देते हैं। दिन में वो लड़की बिल्कुल नॉर्मल रहा करती थी जैसा सुनीता जी ने बताया, और रात को ही वो कुछ ऐसी हरकतें करती थी। अब वो क्या हरकतें करती थी ये बहुत ज़्यादा डरावनी और बहुत ज़्यादा अजीब है। बताते हैं कि रात को 7-8 जैसे अंधेरा हो जाता था, वो थोड़ी सी उसके आवाज़ में फ़र्क आने लग जाता था। भाई गांव देहात है, गांव में भैंस गाय सब कुछ है इनके घर पे, तो ये अपनी मम्मी से दूध मांगा करती थी पीने के लिए। देखिए कितना अजीब लगेगा आपको सुन के, ये दूध मांगा करती थी। अब एक पतली दुबली सी सुशील सी लड़की कितना दूध पी जाएगी। ये पीते पीते जिस बाल्टी वगैरह में रखा जाता है दूध, उसमें से 5-5 6-6 लीटर दूध पी जाती थी। और दूध पीना तो चलो एक कॉमन बात हो सकता है कि इसकी डाइट अच्छी है कुछ है, और वो सारा का सारा दूध एक बर्तन में उड़ेल देती थी, पूरा का पूरा 6 का 6 5-6 लीटर जितना दूध है सारा का सारा दूध वापस निकाल देती थी उल्टी करके। और उसके बाद ये धीरे धीरे और ज़्यादा, मतलब इसकी आवाज़ बदल जाती थी और इसकी आंखें बाहर आनी शुरू हो जाती थी, जैसे इसके सबसे बड़े भाई के साथ होता था। इसकी आंखें इतनी इतनी बाहर आ जाती थी कि बगल से आप कोई देख लो तो ऐसा लगे कि 1-1 इंच आंखें बाहर आ रखी हैं इसकी। तो देख के इसके घर वाले डर गए। अब वो समझ चुके हैं कि जो कुछ भी हमारे दोनों बच्चों के साथ हुआ वही इसके साथ भी हो रहा है, और वो इसको कई जगह दिखाते भी हैं। लेकिन अभी तक इन्हें कोई ऐसा इंसान नहीं मिला था जो कि सुमित की आत्मा से इनको छुटकारा दिलवा सके। अब एक दिन रात को इस नरगिस के पिताजी के सपने में आता है सुमित, और बोलता है कि अभी भी टाइम है, सबके सामने मेरे दादी दादा से माफ़ी मांग लो, और जो तुमने किया है उसे सुधार लो, और मेरे घर में जो अभी भी तुम्हारा जो किया हुआ जो कुछ रखा हुआ है सबके सामने निकलवा लो, तो शायद मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा तुम दोनों की। तुम्हारे बच्चे तो ये तो 100% सारे के सारे मरेंगे, लेकिन अगर तुम लोग भी जीना चाहते हो तो मैं बता रहा हूँ कि सबके सामने मेरे घर वालों को बता दो और माफ़ी मांग लो। अब जब बेटी के ऊपर आखिरी घर का बच्चा बचा हुआ है तो इसकी जान बचाने के चक्कर में ये लोग सबके सामने सबको इकट्ठा करके और अपनी गलती कबूल करते हैं कि ऐसा ऐसा हमने टोना टोटका करवाया था, हम तो सोच रहे थे कि आप लोग बस डर डरा के भाग जाओगे, हमें नहीं पता था ऐसा कुछ हो जाएगा।
अब 60-65 साल के बुढ़े बुढ़िया बुजुर्ग वो क्या रिएक्ट करेंगे? पहले थोड़ा बहुत गुस्सा होते हैं और लास्ट में दोनों उनको बद्दुआ देते हैं कि जैसे मेरा वंश खत्म हो गया, भगवान करे तेरा वंश भी खत्म हो जाए, हमें तेरे से और कुछ नहीं बोलना, जा यहाँ से। कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, लेकिन इन्हें लगा कि शायद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब इसी रात को एक और घटना हुई। ये भी थोड़ी, अब इसे आप थोड़ी मजाक वाली कह सकते हो या फिर कैसी कह लो इसको, जिसके साथ हुआ होगा उसे कैसा लगा होगा। क्या है कि नरगिस अपने घर से दीवार फांद कर पता नहीं कैसे चली जाती थी वो रात को। अब वो चली गई और आप लोगों में से बहुत लोगों ने देखा होगा कि कई लोग अपने घर के बाहर चौक पर कहीं ऐसे खाट डाल के लेट जाया करते थे ताकि हवा लगे रात के टाइम। पेड़ के नीचे अक्सर लोग नीम के पेड़ वगैरह के नीचे लेट जाते हैं। तो रात को एक आदमी लेटा हुआ है, रात का टाइम हो रहा है 1:30-2 बजे का, और नरगिस जाती है उसके खाट के सामने, बिल्कुल खड़ी हो जाती है। ऊपर से चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है उस आदमी के ऊपर। अब सामने कोई इंसान आ जाए तो जो लाइट ब्लॉक होगी उसकी वजह से उसे ऐसा लगा कि मेरे सामने कोई खड़ा हुआ है। आधी सी नींद में था इसलिए आंख खुल जाती है, देखता है तो नरगिस सामने। तो बोलो बेटा यहाँ क्या कर रहे हो? अब सबको पता तो था कि इसके साथ कुछ इस तरह की पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ हो रखी हैं इसके साथ। तो वो बोलती है कि यहाँ क्या सो रहा है? वो सुनीता जी ने वॉइस नोट जो भेजा था उसमें एग्जैक्ट उन्होंने ऐसे बोला कि वो ऐसे बोलती है कि जैसे बॉसी टोन में कि यहाँ क्या सो रहा है, जाए यहाँ से। वो आदमी उठता है, बैठता, बोला क्या हुआ बेटा, घर जाओ। और वो इतनी तेज थप्पड़ मारती है उसमें घुमा के खुले हाथ का, वो वहीं चकरा जाता है। अब बेहोश वेहोश तो नहीं होता, लेकिन उसे समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो गया। आवाज़ लगाता है, लड़की को पकड़ के फिर से उसके घर ले जाते हैं और बताते हैं कि ऐसा हुआ, ये हुआ। अब वो आदमी इतना डर गया है, कांप रहा है, और समझ लो कि उसका बुरा हाल है। सब लोग बोलते हैं कोई बात नहीं, लड़की ने ऐसा थप्पड़ मार भी दिया तो कोई बात नहीं, क्या हो गया? वो बताता कि ऐसा है, वो हाथ उस लड़की का था ही नहीं, मैं बता रहा हूँ, इतना तेज हाथ एक लड़की का लग नहीं सकता है। और उसका पूरा गाल नीला हो रखा है, लाल भी नहीं, नीला। उसको घर लेके जाते हैं और ऐसे उसकी तबीयत दिन ब दिन खराब होती चली जाती है और वो अपने भाई की तरह हरकतें करने लगती है। वो ये अपनी हड्डियां आड़ी टेढ़ी कर लेना, पूरी गर्दन मोड़ लेती थी वो अपनी पीछे की तरफ। जितना भी एक इंसान बेहद दर्द बर्दाश्त कर सकता है उस लेवल तक वो अपनी गर्दन मोड़ लिया करती थी। जीभ बाहर निकाल लेती थी, बहुत। इसे एक बीमारी बोलते हैं वैसे तो, मेनिंजाइटिस नाम से, जिसमें इंसान अपनी जीभ बहुत ज़्यादा बाहर निकाल लेता है। तो क्या सारी बीमारियां इस समय इसके साथ ही होनी थी? अब ये लड़की वही, अब इसका पागलपना बहुत ज़्यादा बढ़ता चला आ रहा है, तो इसे भी अब बांध के रखा जाने लगा। और ये लड़की एक दिन सबके सामने, जब घर में और 2-4 लोग रिश्तेदार वगैरह देखने आए होंगे, तो उनके सामने रस्सियां खोल कर दिखा देती है, अपनी बोन्स डिसलोकेट करती है, मतलब आड़े टेढ़े हाथ मोड़ कर अपने, और वो रस्सियां खोल कर दिखा देती है एक हाथ पैर की। और वो बोलती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ तुम्हारे कहने से बंधी हुई हूँ? मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ, देख रहे हो, मैं तो सिर्फ ये दिखाना चाहता हूँ कि इस लड़की को कितना दर्द हो रहा है। मैं तुम सबको सिर्फ परेशान करना चाहता हूँ। अब ये लड़की जैसे ही चाहता हूँ शब्द निकालती है, तो बाकी सब लोग तो इतना नहीं समझ पाते हैं, लेकिन इसके माता पिता एग्जैक्ट समझ जाते हैं कि ये सुमित है जो इसके अंदर आकर ये सब कर रहा है। और मैं बता रहा हूँ कि इसे छोड़ दो, इसे बांधो मत, नहीं तो देखो मैं इसी रस्सी के फंदे से यहीं इसका गला दबा के मार दूंगा। जिस रस्सी से उसको बांधा हुआ था उसी को पता नहीं कैसे तोड़ मरोड़ करके खोल कर वो इसका गला दबाने लग जाती है अपने आप नरगिस, जिसके अंदर था सुमित। ऐसा वो लोग बताते हैं कि सुमित की आत्मा थी उसके अंदर। अब पता नहीं सुमित था या फिर कोई और था। अब जो कुछ हो रहा है उसके हिसाब से तो ऐसे लग रहा है कि वो सुमित ही था। अब घर वाले डर जाते हैं और उसको खोल देते हैं कि ऐसा कुछ मत कर, हम इसे खोल देते हैं। वो लड़की रात के टाइम, सोचो, एक लड़की जो इसके साथ ऐसा हो रहा है, और वो भगी चली गई नहर की तरफ। भगे जा रहे हैं सब उसके पीछे, और बता रहे थे कि इतनी तेज भाग रही थी वो लड़की कि उसे पकड़ना, जिस लड़की ने इतने दिन से खाना वाना नहीं खाया है, उसके साथ ऐसा हो रहा है, शरीर कमज़ोर हो गया है,
वो लड़की भगी चली जा रही है नहर की तरफ और नहर में छलांग लगा देती है। जितने ये लोग पहुंचते हैं, इतनी देर में जितने में ढूंढते हैं कि भाई किस तरफ गई, राइट साइड गई, लेफ्ट साइड गई नहर के, इतने में उसकी लाश आगे तैरती हुई मिल जाती है। ये लड़की भी मर जाती है। अब आप देख रहे हैं कि लालच का नतीजा क्या हुआ कि 2 बच्चे पागल हो गए, एक लड़की मारी गई, किसी के घर का एक अंतिम चिराग था वो बुझ गया। तो इन्हें समझ में आ जाता है कि अब हम अगर यहाँ रहेंगे तो हमारा जो ये बच्चा है जो आधा पागल है, इसके साथ भी ऐसा कुछ ना हो जाए, कहीं ये भी ना मर जाए। तो कई लोगों के कहने पर ये अब बोलते हैं कि अब हम इस गांव से चले जाएंगे और माफ़ी मांगकर उसके दादा दादी से कि अब हम यहाँ कभी नहीं आएंगे और हम यहाँ से जा रहे हैं, हो सके तो आप हमें माफ़ कर देना। अब ये लोग उसको लेकर अपने एक बेटे को, क्योंकि एक बेटा तो ऑलरेडी इनका वहाँ है पागल खाने में, ये लड़की मर चुकी है, इसके क्रियाक्रम के कुछ दिन बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और फिर कभी गांव में वापस नहीं आए, क्योंकि ये गांव भाई इनका है। तो ये जो सुनीता जी, इनका भी तो गांव है। ये अपने गांव जब भी जाती थी तो पता करती थी कि क्या लोग वो वापस आए, लेकिन वो लोग कभी भी वापस नहीं आए वहाँ पर। कुछ साल बाद वो दादा दादी जी का भी देहांत हो गया। मैंने आपको बताया था कि उनके परिवार में कोई पीछे था नहीं, एकलौता उनका पोता था। पता नहीं क्या ट्रेजेडी थी उनके साथ, उनकी कहानी क्या थी। उनका कोई भी रिश्तेदार क्लेम करने के लिए नहीं आया उस प्रॉपर्टी को। और इस तरफ जो ये प्रकाश और नरगिस के परिवार वाले थे, जो होते ना कि इनके भी तो चाचा ताऊ इस गांव में रहते होंगे, तो वो लोग भी इस प्रॉपर्टी को, जो नरगिस की प्रॉपर्टी है, इसको क्लेम करने के लिए नहीं आए, क्योंकि वो जानते थे कि इनके साथ यहाँ क्या हुआ है। और वो सब लोग समझते थे कि ये जगह ही कुछ शापित है। भाई जो कुछ भी हुआ वो सब लोगों ने तो देखा ही था अपनी आंखों से। तो कई साल बाद ये फैसला हुआ कि इस जगह एक मंदिर बनवा देना चाहिए, जिसकी वजह से अगर ये जगह श्रापित है तो वो कंट्रोल में रहे। तो पूरे गांव वालों से चंदा इकट्ठा करके वहां पर एक छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, एक छोटा सा हनुमान जी का मंदिर बनाया जाता है और उसकी बाउंड्री करवाकर वहां पर पूजा पाठ वगैरह करवाई जाती है। भाई क्योंकि सबके लिए ये एक डर तो था ही। आपके घर के, अगर देखिए आज की बात नहीं है, उस टाइम की बात जहां लोग आपस में बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहा करते थे, एक दूसरे के सुख दुख में साथ दिया करते थे बहुत ज़्यादा। तो गांव वालों ने, सब ने मिलकर ये सब काम किया और कोई भी रिश्तेदार, ना प्रकाश की साइड से ना उनकी साइड से, एक भी नहीं आया ताकि वो बोल दे कि कोई बात नहीं, हमारे रिश्तेदार की प्रॉपर्टी है, हम ले लेते हैं उसको। तो कहानी के एंड में तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि एक सिर्फ 600 गज का प्लॉट गांव में आज से 30-32 साल पहले, 35 साल पहले क्या वैल्यू रही होगी उसकी, कुछ भी नहीं। और उस प्लॉट के चक्कर में एक हष्ट-पुष्ट परिवार, इनके पास भी बहुत कुछ था, प्रकाश और नरगिस के माता पिता के पास, किसी के इकलौते पोते की मौत का कारण बने वो, अपने 2 बच्चों के पागल होने का कारण बने वो, और एक बेटी के मौत के कारण बने वो। तो ऐसी प्रॉपर्टी, और लास्ट में वो किसी को मिली भी नहीं। तो ये कहानी बताई हमें सुनीता जी ने और यहीं तक उन्होंने बताई। आगे किसी को भी बाद में कभी ना सुमित की आत्मा का होने का कोई एहसास हुआ, हो सकता है वो सिर्फ अपना बदला कह सकते हो आप, ये लेकर वो मुक्त हो गई, क्या हुआ, लेकिन उसने कभी किसी को बाद में परेशान नहीं करा। तो आज यहीं समाप्त होती है हमारी कहानी। आप सुन रहे थे सूरज यादव को। और हाँ, अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानी है, ऐसे रियल किस्से जीवन के जो आपके सामने घटे हैं या आपके किसी दोस्त परिचित के सामने घटे हैं, तो आप प्लीज़ हमें व्हाट्सएप, टेलीग्राम और ईमेल पर शेयर कर सकते हैं। मेरी कोशिश रहती है कि कहानी को बिल्कुल ठीक और बारीकी से पढ़ने के बाद ही आप लोगों के सामने लाया जाए। कुछ समय ज़रूर लगेगा, लेकिन आपकी कहानी ज़रूर आएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक और कहानी में। ओम नमः शिवाय, जय श्री बालाजी, हर हर महादेव।